चलो देखो, हाँ पहले उसकी बात करेंगे अपन की भाई जो 13 का चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर ट्रायल और इवेंट का है ना। तो मैंने मान लो दो नाम लिखे हैं छोटे से, कि एक तो यहाँ पे लिख दिया ट्रायल, क्या लिख दिया भाई, और एक लिख दिया इवेंट। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या तुम्हें, बताओ, नहीं पता क्या डिफरेंस? किसी चीज, कोई चीज कितनी बार हो सकती है वो इवेंट, किसी कोई चीज कितनी बार हो सकती है मतलब उसकी कितनी बार हो सकती है क्या है, और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हम ले सकते हैं, मतलब कितनी बार हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। नहीं मतलब चलो ठीक है, तुझसे बताया, एक तो हो गया ट्रायल और एक हो गया इवेंट, है ना। तो मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूंगा अभी। तो उससे पहले मैंने एक नाम लिखा एक्सपेरिमेंट। क्या नाम लिखा? एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है, यानी कोई प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अब क्या होता है कि भाई इधर ध्यान देना, जितने भी पॉसिबल पॉसिबल आउटकम होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, मैंने क्या लिख दिया, जितने भी पॉसिबल, ऑल पॉसिबल। कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे, जितने भी जहां तक सोच सकते हैं, जितने ऑल पॉसिबल, एक भी नहीं बचना चाहिए, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, समझ गए, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका कोई भी रिजल्ट तो क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। तो कोई एक रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, तो कोई रिजल्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रायल, यानी कि प्रेक्षण, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रेक्षण, ट्रायल, समझ गए क्या? तो जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उसी का कोई भी रिजल्ट क्या कहलाता है? रिजल्ट। तो कोई भी रिजल्ट ही क्या कहलाता है? ट्रायल। ठीक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके जितने पॉसिबल आउटकम होंगे, बस कितने भी 100-150 कितने भी, हाँ, एन पॉसिबल आउटकम, उनका कोई जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। किसी भी, अब रिजल्ट किस चीज का, कोई भी चीज हमसे पूछे उसका, ना, या फिर जो पॉसिबल आउटकम होते हैं उनमें से कोई रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम खुद रिजल्ट होते हैं, उनमें से कोई एक रिजल्ट की बात करें तो ट्रायल होता है। अब बात आएगी सारे पॉसिबल आउटकम क्या कहलाएंगे, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे सारे वो कहलाएंगे इवेंट्स। क्या कहलाएंगे? इवेंट्स। ये बात अभी याद है। तो इवेंट्स क्या कहलाएंगे? कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन पॉसिबल आउटकम्स को ही क्या बोलते हैं? इवेंट। पहला पॉसिबल आउटकम, दूसरा पॉसिबल आउटकम, तीसरा पॉसिबल आउटकम, डैश 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 एन पॉसिबल आउटकम। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसे कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट, यानी कि घटनाएं। घटनाएं देखो, दुर्घटना, अच्छी घटना, है ना, खैर उस बात की छोड़ो, इवेंट। और उन पॉसिबल आउटकम का कोई भी रिजल्ट जो होगा, उस रिजल्ट को क्या बोला जाएगा? ट्रायल। ये ट्रायल है, ये रिजल्ट है उसका, समझ गए क्या? और जितने पॉसिबल आउटकम वो क्या होंगी? इवेंट होगी, है ना। तो ये सब किसके पार्ट थे? एक्सपेरिमेंट के। और एक्सपेरिमेंट में आगे दो चीजें मिली, इवेंट मिला और ट्रायल मिला। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? अब हम इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये समझना। तो इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, इवेंट के बारे में, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सोचोगे इवेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो 5-7 इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे अपन, होती तो बहुत है लेकिन 5-7 पढ़ लेंगे जो मेन है वो, है ना। चलो देखो, मैं कर रहा हूं। तो हमारे पास बात आती है इवेंट की। अच्छा बोलो सर, बताओ कैसे कोई पॉसिबल आउटकम, रिजल्ट, टोटल इवेंट, कैसे कोई एग्जांपल दो, है ना। चलो कोई एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तो मैंने कोई एग्जांपल दिया तुम्हें कि भाई कोई कॉइन है, क्या है? कोई कॉइन लेते हैं अपन, है ना। तो एक कॉइन, कितना कॉइन लिया? एक ही कॉइन, और उसको टॉस किया तो एच आया या टेल, ये तो आया। तो पॉसिबल आउटकम होंगे वो इवेंट होंगी। एक इवेंट तो होगी हेड का आना, एक इवेंट होगी टेल का आना, समझ गए क्या? और कोई भी एक रिजल्ट क्या कहलाएगा? ट्रायल कहलाएगा, ठीक है। और हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भाई, तो हम बात कर रहे हैं अब इवेंट की, किसकी? इवेंट की। तो जब मैंने इवेंट लिख दिया है तो इस पे तुम्हें गौर करना है ना, इवेंट।
तो सबसे पहले हमारे पास में जो इवेंट है वो हमारे पास में आती है भाई एग्जॉस्टिव इवेंट। कौन सी इवेंट? तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, क्या स्पेलिंग होती है इसकी? EXH आगे तो आती है मेरे को। तो एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, तो इसे क्या क्या होती है मतलब ये, इसे हिंदी में बोलते हैं निःशेष घटनाएं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, जितनी भी इवेंट होती है, देखो भाई हमने क्या करेंगे, कोई ट्रायल करेंगे है ना, और उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम होंगी, जितने पॉसिबल आउटकम होंगे या फिर जितने भी पॉसिबल इवेंट होंगी, पॉसिबल इवेंट होंगी, उनका यूनियन दोबारा सैंपल स्पेस बन जाए। क्या बन जाए? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? हाँ, जैसे कोई डाइस है, जैसे कोई डाइस है, तो इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी को एक सेट में लिख दूं, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, ये क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। तो सैंपल स्पेस क्या कहलाता है भाई? सेट। क्या भाई? सेट। उसके तो इवेंट ही तो बस इवेंट के सेट लगा देते हैं, वो करली ब्रैकेट वाला, हाँ वही है। तो और मैंने क्या बोला, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो इवेंट होते हैं, और उस इवेंट के क्या लगा तो करली ब्रैकेट, तो वो सेट हो जाएगा, और वो सेट क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा ना। तो एक डाइस को उछालते हैं, एक डाइस को, तो क्या आते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। तो ये होगी पॉसिबल आउटकम्स, यानी इवेंट हो गई। 1 आना एक इवेंट है, 2 का आना एक इवेंट है, 3 का आना एक इवेंट है, 4 5 6 का आना भी एक इवेंट है। इन सभी इवेंट को मैं करली ब्रैकेट में रख दूं, तो अब ये क्या बन गया? सेट। और इस सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे जनरली एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। मेरी बात क्लियर क्या? अब देखो, अब मैं तुम्हें ये कहूं कि ये जो सैंपल स्पेस है, इसकी जितने भी इवेंट बनेंगी, उन इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस ही बन जाए, उन इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस ही बन जाए। अब जो इवेंट होती हैं उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ई। ई ज्यादा फेमस है तो अपन ई ज्यादा यूज करेंगे, ई मतलब इवेंट है, ये थोड़ी सी फेमस है तो इवेंट ई। समझ गए क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो इवेंट इवन है, ओड नंबर का आना, क्या आना? ओड नंबर। तो 1 3 5, तो गेटिंग एन ओड नंबर इज इवेंट इवन, है ना। और गेटिंग एन इवन नंबर कॉल्ड इवेंट E2 2 4 6। तो मैंने बोला ये जो डाइस है, ये जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उनकी, मान लो 2 इवेंट की बात करें, एक बार में 2 इवेंट की बात कर रहा है, 2 से ज्यादा भी कर सकता है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालू, क्या निकालू भाई? यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन अगर क्या मिले? सैंपल स्पेस मिले, तो ये दोनों इवेंट आपस में क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगी, निःशेष घटनाएं कहलाएंगी। ऐसी इवेंट जिनका यूनियन करने पे दोबारा सैंपल स्पेस मिले, है ना। 2 और मोर देन 2 इवेंट कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, है ना। देखिए मैं सैंपल स्पेस जो भी है, बात समझ में क्या? तो 2 ही नहीं, 2 से ज्यादा होगी से। अब मान लो ऐसे बोले, इसी में मैं बात करूं, ये ओड इवन ना देखे, क्या ना देखे? ओड इवन की बात ना करके ऐसे बोले कि इवेंट इवन का मतलब तो है केवल 1, इवेंट E2 का मतलब है मान लो कि भाई 4 और 6 है, और इवेंट E3 का मतलब है 3 और 4, और इवेंट E4 का मतलब है कि भाई 5 और कुछ ले लो, जैसे 2 ले ली, जैसे 3 भी ले लो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या? इन सभी का क्या निकालो? यूनियन निकालो। क्या निकालो? E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन, E4, है ना। तो सबका यूनियन, तो 1 2 3 4 5 और 6। अरे भाई सेट के अंदर कोई चीज 2 बार तो लिखी नहीं जाती कि सर ये वाला 4 ये वाला 4 2 बार लिखो, एक बार लिखा जाएगा सेट में तो। लेकिन तुम तो ये देखो, क्या तुम्हें पूरा सैंपल स्पेस द्वारा मिल रहा है? तो यहाँ पे E1 E2 E3 E4 कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि यहाँ पे इन चारों का यूनियन सैंपल स्पेस बना रहा है। तो ये चारों इवेंट आपस में कैसी है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है? जिनका यूनियन क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए। ऐसे ही मैं बात करूं, मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है और उसकी एन इवेंट है, E1 E2 E3 डैश डैश डैश, कितने इवेंट है? एन इवेंट। और इन सभी का मैं क्या निकालू? यूनियन। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 यूनियन, या फिर यूनियन लगा के छोड़ दूं, यूनियन
en और सैंपल स्पेस बन जाएगी, क्या बन जाएगी? तो ये सभी इवेंट क्या कहलाएंगी? एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगी। यहाँ तक किसी बच्चे की प्रॉब्लम है क्या? तो ये पहली इवेंट होगी। कौन सी इवेंट होगी? पहली। अब एक एक बार में पूरे बोर्ड में मेरे को समझानी है, तो मैं एक बार में एक ही समझाऊंगा, पूरे बोर्ड में 5-7 इकट्ठी नहीं आ सकती, समझ गए क्या? तो बाद में तुम बना लेना, ये मैं कर दूंगा तब, ठीक है? ऐसा समझ आएगी बात? ठीक है भाई। अब दूसरे नंबर पे कौन सी इवेंट देखो, तो ये तो बात हो रही थी ऐसी सैंपल स्पेस। अब बात है हमारे पास में कि दूसरी इवेंट, तो दूसरी इवेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये भी ठीक है, अच्छी है। तो इसके अंदर इक्वली लाइकली इवेंट, कौन सी इवेंट? इक्वली लाइकली। तो मैंने लिखा इक्वली लाइकली, तो इसको हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक, जिनकी संभावनाएं एक जैसी होती हैं, तो समप्रायिक घटनाएं, या फिर जिनमें नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट सेम हो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट सेम हो। मैंने क्या बोला? 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इवेंट है ना, 2 or more than 2 events called equally likely event if they having same number of favorable event, they have same number of favorable event। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इवेंट जिनमें फेवरेबल इवेंट सेम हो, इसमें भी 5 फेवरेबल इवेंट, उसमें भी 5 फेवरेबल, इसमें भी 2 फेवरेबल, उसमें भी फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब अनुकूल घटनाएं, है ना? तो जिनमें फेवरेबल इवेंट जो हो उनकी क्वांटिटी सेम हो, तो ऐसी इवेंट क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगी, ठीक है ना? और जितनी भी इक्वली लाइकली इवेंट है, इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम सेम है। मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब कैसे, कोई एग्जांपल मान लो कैसे दूं तुम्हें, तो डेफिनेशन तो समझ गए तुम, है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे डाइस की बात कर रहे थे, है ना? तो व्हेन वी थ्रोन ए डाइस, एक डाइस को उछालते हैं ना, एक डाइस को उछालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम आए थे। सी बात है क्या? मान लो इवेंट इवन है, ऑड नंबर आना, क्या ना? गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 5, और गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3। अरे नंबर ऑफ फेवरेबल सर इवेंट तो इवन एक ही हुई, तो ऐसे बोल दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही बात है भाई। टोटल पॉसिबल आउटकम को ही तो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे, उन्हीं को ही क्या बोलेंगे भाई? जितने सॉरी टोटल पॉसिबल नहीं, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इवेंट। अरे यस और नो? ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम के 2 सेट लगा देंगे, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम थे 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉसिबल इवेंट तो 6 है। अरे यस और नो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चीजें आ सकती है ना? तो कहने का मतलब इनमें से इवेंट, एक इवेंट है तो इवन, तो अरे टोटल इवेंट का समझ रहे ना? तो कोई एक इवेंट है, मान लो ऑड नंबर का आना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैंने E1 लगाया, मैंने E नहीं लिखा कि इसके अलावा कोई बनेगी नहीं, मैंने लिखा है जितनी भी इवेंट बन सकती है उनमें से इवन कोई एक इवेंट है। ये इवेंट क्या है? ऑड नंबर का आना। दूसरी इवेंट क्या है? इवन नंबर का आना। अरे सोच लो, दोनों में फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। इसमें भी फेवरेबल आउटकम 3, इसमें भी फेवरेबल आउटकम 3। समझ लो क्या? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। बात क्लियर है क्या बोलो? और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इक्वली लाइकली इवेंट समझ गए क्या? 2 से ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं 2 ही हो। समझ गए क्या बोलो? ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो मैं ये हटाऊं और मैं ऐसे बोलूं कि भाई जैसे कि इवेंट इवन है, इवन इसका मतलब 1 का आना, इवेंट E2 2 का आना, इवेंट E3 3 का आना, इवेंट 4 गेटिंग एन गेटिंग 4, इवेंट E5 गेटिंग 5, इवेंट E6 गेटिंग 6। सब में फेवरेबल आउटकम कितने हैं? अरे एक ही है, तो एक 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 सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश डैश डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6 आएगी। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। टोटल 6 है, 6 में से एक जो वो एक बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये सारे इवेंट यहाँ पे क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। समझ गए क्या? 2 पढ़ लिए अपन ने, है ना? अब देखो तीसरी, तो एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ ली हमने और ये पढ़ ली, है ना? अब देखो इसके बाद में अब वो नहीं पढ़ा मैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होती है? जिसमें फेवरेबल आउटकम केवल एक हो,
अभी जितने भी E1, E2, E3, E4, E5, E6 क्या थी? सिंपल इवेंट थी। जिनमें मोर देन 1 होती है वो क्या कहलाएंगे भाई? वो कंपाउंड इवेंट। क्या कहलाएंगी? कंपाउंड इवेंट क्या कहलाती है? मिक्स। समझ गएगा? वैसे तो कंपाउंड इवेंट ये होती है जैसे कि मान लो, देखो ये कंपाउंड इवेंट, मैंने ना एक साथ 2 कॉइन उछा ले, कंपाउंड इवेंट की बात कर रहा हूं। किसका? कंपाउंड, मिश्रित घटनाएं, कंपाउंड इवेंट। कौन सी इवेंट? कंपाउंड इवेंट। मान लो 2 कॉइन उछाले, क्या उछाले? 2 कॉइन। अगर पहले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, तो पहले में जब हेड आ रहा है तो दूसरे में टेल आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है आ भी सकता है। तो ये जो इवेंट होगी क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। आपस में जो मिली हुई होती है, जो मिश्रित होती है, जो मिक्स होती है। अरे 2 कॉइन है, पहले कॉइन में हेड, देखो 2 कॉइन एक साथ उछाल रहा हूं, तो ये उछाला हेड आया, ये उछाला टेल आया, तो दोनों इवेंट की जब एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ स्टडी टुगेदर, तो उसे बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे? मिली हुई घटनाएं। समझ गए क्या? अब हमारे पास में आएगी भाई जो इंपोर्टेंट नहीं, वो ऐसे नाम लिख के बता रहा हूं मैं ना, अभी तक जो लिखा है उनमें कोई भी इंपोर्टेंट नहीं थी, उनका बेसिक नॉलेज ही होना चाहिए। ठीक है क्या? अब जो इंपोर्टेंट आएगी हमारे पास में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो देखो भैया, तो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सी है ना, तो ये 5 स्टार है। 5 स्टार कौन सी स्टार है? 5 स्टार। ठीक है, हो गया 5 स्टार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोल दिया मैंने? ये तुम्हारे 11th में भी थी। तो म्यूचुअली, ये तुमने पढ़ी नहीं, ये तुम्हारी कमी है, मैंने तो पढ़ाई थी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी इवेंट? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो आपके आसपास बहुत सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, बहुत सी। हो सके कैसे? एक ही क्लास में ज्यादा लड़के तो नहीं, लेकिन लड़कियां ऐसी मिलती हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है ना। वो एक दूसरे पे वो डायलॉग, 3-4 ग्रुप होते हैं सबके अलग अलग, और वो फिर कमेंट करते हैं, यह देख किने गरी है आपने कैसे से बल्कि फलाने दिगड़े पास मतलब डायलॉग पास करना अपना ग्रुप का माइंड इकट्ठा हो गया ना, बहुत से होते हैं जनरली। तो देखो भैया क्या क्या, लड़के तो फिर भी ज्यादा कोई खास बात नहीं है, और वो तो फिर भी इकट्ठे हो गए, तो फिर जाहिर सी बात है लड़कियों की बात कम ही करते हैं। तो देखो ये अब बात ये है, तो उनकी आपकी राम गाड़ी कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये हमें कह सकता हूँ लड़कियों के पास कोई दूसरा काम नहीं होता, उनके पास एक ही होता है। तो देखो वीरे, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब तुम समझ गए मैंने क्या एग्जांपल दिया? जिनकी आपस में नहीं बनती, जिनकी आपस में नहीं बनती, मतलब वो 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब ये मत बोलना सर मम्मी पापा की कभी कभी नहीं बनती, तो कभी कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं ना, समझ रहे हो क्या? तो देखो वीरे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 2 और मोर देन 2 इवेंट, 2 और मोर देन 2 इवेंट, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 और मोर देन 2 इवेंट कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैपन नॉट टुगेदर। क्या बोल दिया मैंने? इफ दे हैपन नॉट टुगेदर, 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इवेंट जो एक साथ हैपन नहीं हो सकती, एक साथ हैपन नहीं हो सकती, एक साथ घटित नहीं हो सकती। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया, सुन जाएगा, इससे बना लेना। तो 2 और मोर देन 2 इवेंट्स कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव नॉट हैपन टुगेदर। 2 या 2 से ज्यादा ऐसी घटनाएं जो आपस में एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ घटित नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? मान लो कि भाई पिकनिक पे या कहीं भी कोई प्रोग्राम में जाना है, शादी वगैरह में, तो जनरली आजकल क्या है कि परिवार छोटे होने लगे, वो क्या बोलते हैं कि ब्याह का मायने बहन बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, कि तो बढ़ने कार्ड दिए कि मां नहीं दिए। अरे जनरली ऐसे बोलते, तो वहां पे क्या है कि भाई वो जाओ तो मैं कौन जाऊं, मैं जाऊं, अच्छा वो नहीं खाएगी, वो जाओ तो मैं कौन जाऊं। अरे समझ गया? तो वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ का कौन जा भाई, समझ गए ना? तो वो दोनों एक साथ नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं, कोई साथ ले जाना वाला होना चाहिए। फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझाने वाले बहुत होते हैं। देखो मिस्त्री तो वही है जो मतलब कि बिगड़ेड़ा काम नहीं बना दे, ठीक है ना? तो देखो भाई बात तो कहना वो मतलब थे, समझ कि चांद और सूरज एक साथ आ सकते हैं क्या? चांद और सूरज किसी का नाम नहीं है, मैं वो वाले चांद और सूरज कह रहा हूँ जो नेचुरल है। वैसे तुम्हारे चांद और सूरज पता नहीं कौन बात नहीं कर रहा, समझ गए क्या?
तो चांद और सूरज जो है वो माले दोपहर 12 बजे से चांद और सूरज एक साथ आऊंगा आके बात करेंगे, मतलब ही को नहीं सर, आप सुबह सुबह देखना, उधर चांद भी दिखेगा और सूरज भी दिखेगा। तो वो उधर दिखेगा, वो उधर दिखेगा एक साथ। फिर तू इन्हें देखेगी तो इन्हें चांद क्या देखेगी, ऐसे बीच लाकड़ है तो वही कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। कोई चुड़ैल वगैरह वही मैंने सुना वो उल्टा देख सकती है। आपको कैसे सुना आपने? मैंने बहुत सी चुड़ैलें देखी है ना तो देखो भी ऐसे समझ गए ना। तो काफी देखो मस्त है, इतने सारे डायलॉग बुलवा दिए इस इवेंट है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ तो है इसके अंदर, है ना। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो। तो जैसे मान लो एग्जांपल दूं, मैथमेटिकली कोई एग्जांपल दूं, जैसे कोई कॉइन है, एक कॉइन उसको थ्रो किया और हेड भी और टेल भी एक साथ ही आएगा, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। गेटिंग हेड एंड टेल टुगेदर नॉट पॉसिबल, है ना। मैंने क्या लिखा भाई, गेटिंग हेड एंड टेल टुगेदर, ये जो चीज है एक बार उछाला है तो कैसे आ सकता भाई। दो कॉइन उछालते तो पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, चलो आ जाए, लेकिन एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन है। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, दो कॉइन वाला केस गलत बात, एक कॉइन, थोड़ी देर बाद में क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा और मैं तुमको बोलूंगा फिर ये बात है ना। एक कॉइन उछाला, गेटिंग हेड एंड टेल टुगेदर, क्या हुई है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब मैं अभी क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि पहले मैं इंडिपेंडेंट पढ़ाऊंगा, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या रखना, ध्यान रखना है ना इस बात का, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, ठीक है, समझ गए ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जब ये पढ़ाने लगे तो, है ना। तो अब क्या होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी देखो, या फिर दूसरी बात, एक इवेंट मान लो ए है, एक इवेंट क्या है, ए इज एनी इवेंट, मान लो हेड का आना, समझ गए, कुछ भी। तो ये कोई इवेंट फेस्ट है, इवेंट फेस्ट, किसी एक ट्रायल की इवेंट फेस्ट है, समझ गए। दूसरी इवेंट है मान लो बी, क्या भाई, इवेंट 2। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा, क्या आएगा, फाई, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अगर ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या है, म्यूचुअली, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं और एंड को प्रोबेबिलिटी में डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट। तो पी ए डॉट बी बोल दो, जिसे एक बात है, ये समझ में आएगी बात। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी बोथ, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी टुगेदर, तो वो क्या आएगी, 0। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट ही 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही 0 तो प्रोबेबिलिटी 0 तो बनेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट। ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी बोथ टुगेदर। बात क्लियर है। जैसे कि किसी लीप ईयर में संडे और मंडे आना, संडे एंड मंडे, अरे समझ गए क्या, बचे हुए 2 दिन, बचे हुए 1 दिन, ऐसे कोई भी चीज। तो जब 2 इवेंटों के एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों इवेंट, तो क्या आएगा, 0। ठीक है ना। और देखो क्या हो गया ना, वो यूनियन वाला भी हो गया। इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन तो सबका अलग अलग निकलेगा भाई, इंटरसेक्शन तो सबका अलग अलग निकलेगा। एक से ज्यादा कॉमन भी हो सकती है, एक से कम, समझ गए ना। एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन होगी, और कोई जरूरी नहीं है कॉमन भी होगी, क्या 0 भी हो सकती है उसमें, समझ गए क्या। वहां मैंने E1 E2 E3 E4 बहुत सी दिखाई थी, तो ऐसी जैसे 4-5 इवेंट लिखाई थी 4, तो किसी न किसी इवेंट का इंटरसेक्शन 0 भी था, एक में 4 एक में 5 इंटरसेक्शन 0, समझ गए क्या। और किसी न किसी में एक से ज्यादा कॉमन भी आ रहे थे, वो अलग केस हो गया, अरे समझ गए क्या। तो ऐसी कितने भी इवेंट हो, लेकिन कोई भी 2 साथ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो 3 इवेंट होती, ए बी सी, कितनी इवेंट होती, तो ना तो ए और बी एक साथ होनी चाहिए, ना बी और सी, ना ए और सी, कोई भी 2। ये नहीं सर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो तीनों भी, जब कोई 2 ही एक साथ नहीं होंगे तो तीनों एक साथ कैसे हो सकती हैं। लेकिन मेरे को क्या समझाना है,
तुम ये बात मत रट लेना कि कोई दो एक साथ नहीं, यानी ए और बी एक साथ नहीं, इसका मतलब केवल यही केस बनेगा ए बी सी एक साथ नहीं, ये भी बनेगा एनी टू ए और बी भी एक साथ हैपन नहीं होनी चाहिए, बी और सी भी एक साथ हैपन नहीं होनी चाहिए, ए और सी भी। एक बार में मान लो 50 इवेंट है, फिर भी कोई दो एक साथ नहीं होना चाहिए, पहली दूसरी, पहली 7वीं, पहली 50वीं, समझ गए क्या, दूसरी और 10वीं, दूसरी और 11वीं, कोई भी किन्हीं भी दो रैंडमली इवेंट उठाए, कोई भी दो रैंडमली इवेंट उठाए, वो दोनों एक साथ हैपन नहीं होनी चाहिए, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। अरे बात आई कि नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है ना। हाँ, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 ही होगा। अरे बात क्लियर है क्या, प्रोबेबिलिटी 0 होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट भी 0 होंगे, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, ये बात क्लियर है क्या। अच्छा, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो फिर लास्ट में एक साथ लिखेंगे, तब आपको लिखना भी है, पी ए यूनियन बी, है ना। इसका मतलब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में नोट बनाने हैं तो एक साथ बनाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के। पहले इसकी डेफिनेशन मैंने 4 बार बोल रखी है, इसमें रिकॉर्ड हो रखी, बना लेना वहां से ना। फिर ये चीजें इसके अंदर लिखेंगे, ये वाली, फिर ये वाली लिखेंगे ए यूनियन बी, वैसे तो होता ही ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन अबव केस, तो इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला केस, किसमें, एक्सक्लूसिव वाले में, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये बन जाएगा किसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले में, किसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए ना। इसके भी 2-3 स्टार तो इसके लगी हुई है, समझ गए क्या बोलो, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 5 स्टार इवेंट है, समझ गए ना। घर पे बहुत सी इवेंट होती है कभी कभी, और कुछ इवेंट ऐसी होती है खतरनाक वाली, है ना। तो हर को देखो, ये वाली इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो कसी अगली बार जब भी घर पे ऐसी कोई बात हो तो मम्मी बोल देना, अरे क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन गया आप लोग, है ना। तो देखो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, है देखो, ठीक है ना। तो देखो ये आप कैसे बोलते हैं सर, मैंने एक ही इवेंट किया था मेरी शादी वाला, उससे पछता ही रहा हूं, इसलिए पापा का इवेंट पसंद ही नहीं है। फिर उसके बाद में तुम कितने बड़े हैं, तो 2 बड़ी इवेंट कैसे होगी फिर, पसंद नहीं है तो, है। तो देखो तो अब की बार अगर ऐसा कुछ पापा बोले तो पापा उधर कहते, पापा फिर ये 2 इवेंट कैसे होगी, तो ये ध्यान दो भाई। कुछ तो ऐसी बात नहीं, उनमें ऐसे प्रेम था, सब कुछ था, था क्या है भी, इसका मतलब आगे इवेंट होगी। तो ध्यान दो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, नहीं ना, इसको आराम से उतार लेना, है ना। अभी अपन आगे चलते हैं, इस इवेंट पे थोड़ी ज्यादा ही बात होगी ना, चलो ठीक है। अब अपन इसको रफ करते हैं, और इसमें ये वाले तुमको फॉर्मूले जो याद रखने हैं ना, कितने इवेंट होगी, 4-5 तो होगी, है ना। अब देखो, अब हमारे पास में आती है इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन सी इवेंट, अब मैंने इसलिए कहा था कि इस चैप्टर में पहले तो इतना सारा समझाओ, अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, होगा भी नहीं जल्दी से, अभी तो तुम रुको, है ना। तो देखो तो आज मेरे को लगता है क्योंकि इतनी खाली है नहीं, 8 GB है, और 32 यानी कि 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, 1 घंटे में यही समझाई जाएगी। तो देखो भी इवेंट, है ना। अब बात नेक्स्ट जो इवेंट है, ये भी 5 स्टार से कम नहीं है, ठीक है ना। इसके भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है क्या। तो ये कौन सी इवेंट है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन सी इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसमें तो इतने सारे ई हैं, तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं। कौन सी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, जो आपस में स्वतंत्र हैं, एक इवेंट दूसरी इवेंट को नहीं छेड़ती, समझ गए ना। कि तू भाई कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है, समझ में बात। तो भाई 2 और मोर देन 2 इवेंट कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। कौन सी इवेंट कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट। कब, इफ हैपनिंग ऑफ फर्स्ट इवेंट डज नॉट अफेक्ट अदर इवेंट। हैपनिंग ऑफ फर्स्ट इवेंट या एनी वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट अदर इवेंट। जब किसी एक इवेंट का हैपन होना दूसरी इवेंट के होने को प्रभावित नहीं करता। किसी एक इवेंट का हैपन होना, घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करता। ये दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देगा, केवल खुद पे फोकस रखेगा, ये इंडिपेंडेंट है।
अब इसके पड़ोस में क्या हो रहा है, इसके घर में इसको कोई मतलब नहीं है, इसको केवल खुद से मतलब है। बात क्लियर है क्या? तो ऐसी इवेंट क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाती है। ये भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी 2 इवेंट जो एक इवेंट दूसरे इवेंट को परेशान ना करती हो। समझ गए ना? तो मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दी है, तो जो मैंने ओरली बोली है तुम उससे नोट्स बना लेना, ठीक है ना? अब मैं इसमें लिखूंगा, टाइम खराब होगा। अब मैं इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल वगैरह तुमको समझा देता हूँ कि सर इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के थे, इंटरसेक्शन फाइल वगैरह, इसमें क्या होता है वो चीज अपन ध्यान देते हैं ना। अब देखो भी, जैसे कि कोई एक एग्जांपल देता हूं, देखो इधर ध्यान देना, इधर 2 कॉइन थ्रो किए, कितने कॉइन? 2 कॉइन। कितने कॉइन? 2 कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन में, जिसमें भी फर्स्ट कॉइन में फर्स्ट टाइम इधर वाले कॉइन में हेड आया और सेकंड वाले कॉइन में टेल आई। क्या है? तो फर्स्ट वाले कॉइन में हेड आना इवन, सेकंड वाले कॉइन में टेल आना E2। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हेड आएगा, तो कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि पहले में हेड आगो तो 101 बात है, दूसरा कॉइन में टेल ही आवो, लिख रहा है? कौन लिख रहा? जरूरी कोई हेड भी आ सकता है दूसरे में भी, लेकिन क्या पहले इवेंट में हेड आना दूसरी इवेंट में टेल या हेड आने को परेशान करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इस केस में ये दोनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ गए क्या? अरे यस और नो? तो पहले कॉइन में हेड आना दूसरे कॉइन में टेल आने को नहीं छेड़ेगा। भाई तू कुछ या मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो पहला कॉइन था, मैं मेरी जगह कुछ भी होगा, तू तेरी जगह कुछ भी आ। तो ये दोनों इवेंट आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उनमें बर्नौली ट्रायल वगैरह कैसे पता चलेगा? वो तभी लगती है जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो, उनमें कैसे पता चलेगा? तो मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताऊं, तो तुमसे पूछूंगा, ये कोई जोड़ा है, थैला है, बैग है, इस बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 7 रेड बॉल है। कितनी रेड बॉल है? 5 ब्लैक बॉल है और 7 रेड बॉल है। समझ रहे हो क्या? मैंने कोई एक बॉल निकाली, टोटल बॉल कितनी है? 12। मैंने कोई एक बॉल निकाली, वो है मान लो ब्लैक। क्या है? तो इस थैले में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कौन सी बॉल निकाली? फर्स्ट। अरे पहली बार तो निकाली कोई एक, तो ब्लैक बॉल निकालना एक इवेंट होगी। अरे ब्लैक बॉल निकालना क्या होगी? कितनी आई? 5/12 इनटू, अब मैं इसका रीजन बाद में बताऊंगा इनटू क्यों है। वैसे 11th क्लास में परम्यूटेशन का लॉजिक है, काउंटिंग की 2 आधारभूत प्रमेय होती है, गणना करने की 2 आधारभूत प्रमेय होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, एक होती है एडिशन और एक होती है मल्टीप्लीकेशन। एडिशन कब करते हैं? जब और की फीलिंग आए। किसकी फीलिंग आए? और की, ये वाला और हिंदी वाला और नहीं। और मल्टीप्लीकेशन सब आता है जो एंड की फीलिंग आए। क्या भाई? एंड की। समझ गए ना? तो ये मैं बाद में तुम्हारे 5.23 उसमें 13.23 उसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी की है ना। तो एंड की फीलिंग आए तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। मान लो अब दूसरी बॉल व्हाइट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो कितनी, दूसरी बॉल व्हाइट आई, रेड आई, दूसरी बॉल रेड आई, इसकी गलत बात। एक बॉल तो निकाल ली, अरे 12 में से एक बॉल निकाल ली, वो ब्लैक थी। कितनी बॉल बची? 11। अब जो भी 7 बॉल आएंगे, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7 है, लेकिन वो 7 कितने में से आ सकती है? 11 में से आ सकती है, 12 में नहीं आ सकती। क्या पहली बॉल का निकलना दूसरी बॉल को इफेक्ट कर रहा है? यस। पहली बॉल निकल रही है तो दूसरों से दूसरी कैसे? 7 के साथ ही तो रहेगी। अरे ये 12 में से इसने छेड़ा नहीं उसको, अब 11 ही छोड़ी है। अरे मैं पहले जाके छावड़ी में से रोटी खा ली, मैं दूसरे मेरे से कमी मिलेगी, तो मैं मेरे बाद में जो भी आएंगे उसको परेशान करूंगा, मेरा उसमें फर्क पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या? मान लो मेरी किसी को आदत पड़ जाए और मैं मान लो उसको छोड़ दूं, वो तो क्या छोड़, मतलब कि वो जगह छोड़ दूं, वहां पढ़ाना छोड़ दूं। अरे तुम पॉजिटिव वे में छोड़ो, आदत पड़ जाए। सारे अरिजीत सिंह हो रहे हैं मतलब कि बताओ। तो कहने का मतलब मैं मान लो पढ़ाना हो या फिर वहां से चला जाऊं, तो फिर वो बच्चे याद करेंगे, अरे यार एक तो वही सर थे, वो तो खैर मेरे सामने तो मुंह देख कितना तगड़ा किया है, अब इसको मैं क्या समझूं? हाँ करा यही हो कि नहीं? तो खैर मतलब समझ जाऊंगा, समझ गए क्या? तो मैं मतलब उन लोगों को इफेक्ट करूंगा। अरे करूंगा कि नहीं करूंगा? कोई तो जोरा पर हाँ बोले कोई और पाओ भाई लो था को, तो देखो भैया, लेकिन हम हैं, बाकी पानी कम है, ठीक है ना। तो देखो भैया, मैं करता हूँ, मैं सबको इफेक्ट करता हूँ, है ना। तो देखो भैया, मतलब कि सर आपको भी कोई इफेक्ट करते हैं? मैं बहुत मैथ्स को टीचर हूँ ना, तो मैं हर चीज में क्या है कि बहुत
गुणा भाग काम ही नहीं तो क्या हुआ। छोटी सी बात है, कल मैं महीने का लाग रही तो मैं मतलब क्या बड़े बुढ़े हैं बोल रहे हो, पर मैं देखूं कि जनरली मान ले है ना स्कूल में और भी जेंट्स से कोई भी हो, मैं इनका लाग रही भाई सारा स्टाफ कल उड़ा कॉलेज में जानो, कॉलेज में गया बोली खैर वीडियो चालू थोड़ी देर बाद बताऊंगी सुनिएगा है तो देखो करो किससे बंद नहीं अरे यहाँ तक आगे का समझ लेना। अब यानी कि ये दोनों इवेंट आपस में क्या है, ये E1 और ये E2 है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यस और नो, जो पता चल गया इसमें बर्नौली ट्रायल तो लग ही नहीं सकता। बोलो बर्नौली ट्रायल क्या होता है, 13.5 में बढ़ेगा। ये उसका रीजन है कि कब पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से नहीं इससे पता चल जाएगा। अब मान लो है ना, अब यानी कि समझ रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन में लगती है कि भी ब्लैक बॉल का होना सक्सेस है, सफलता पी मानते हैं उसको, क्यों मानते हैं ना, इसमें नहीं लगेगी वो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं ऐसे बोलूं, अगर मैंने कोई एक बॉल निकाली विद रिप्लेसमेंट, क्या निकाली विद रिप्लेसमेंट, मैंने एक बॉल निकाली और उसे प्रतिस्थापित कर दी दोबारा, क्या कर दी प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस कर दी। एक बॉल निकाली, कलर नोट किया ब्लैक है और वापस उसके अंदर रख दी, टोटल दोबारा कितनी होगी, तो ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक आई, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। मैंने विद रिप्लेसमेंट निकाली है, वो बॉल का कलर नोट किया तो काली है, उल्टी छोड़ दी। अरे क्या छोड़ लो, अब मैं रेड बॉल निकालू तो 7/12, तो अब जो आएंगी वो दोबारा 12 में से ही आएंगी। क्या एक बॉल का निकलना दूसरी बॉल को इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। पहले भी जो बॉल आती वो 12 में से आती, अब जो रेड आएगी वो भी टोटल 12 में से ही पॉसिबल है विद रिप्लेसमेंट। यानी कि विद रिप्लेसमेंट वाली जितने भी इवेंट आएंगी वो इंडिपेंडेंट होती है। बर्नौली लगेगा 101% लग सकता है। समझ गए क्या, क्या प्रैक्टिस की जरूरत, लॉजिक हो गया, समझ गए क्या। तो जो विद रिप्लेसमेंट होता है हिंदी में आएगा प्रतिस्थापन के द्वारा 1 by 1 एक एक करके एक बॉल निकाली जाती है, 1 by 1 यानी एक बॉल निकाली, कलर नोट करके वापस रख दी। तो ऐसी जितने भी इवेंट बनेंगे E1 E2 E3 ऐसे ये सारी इंडिपेंडेंट होंगी। क्या होंगी, ये मेरे लॉजिक समझ गए क्या तुम। तो मैंने एक तो ये एग्जांपल बताया इंडिपेंडेंट का, एक ये एग्जांपल बताया जिसमें विद रिप्लेसमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट है, बात खत्म। आगे क्या समझे, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में सीख चुके क्या। अब बोलो सर और बताता हूं तुम्हें ना। तो देखो अच्छा तुम कहीं भी पढ़ोगे पहले इवेंट नहीं सीधा ऐसे निकालेंगे, हाँ भी निकालो 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला है, चालो पूरे 1 घंटों को इवेंट कौन सा ट्री और ये काम होंगे क्या ना। तो देखो तारा पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाई तुम्हारे चल रही है, कौन सी चल रही है 13.23 ठीक है भाई। तो देखो सीधे 13.1 ही पढ़ा हुई है ना। तो स्वतंत्र घटनाएं, कौन सी घटनाएं पंकज तेरे को पता है क्या। हाँ तो देखो भैया इंडिपेंडेंट इवेंट, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, तो मेरे यहाँ पे क्या A इंटू B तो सबसे क्या लिखते हैं, इसको P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिखा जा सकता है। दोबारा ध्यान दो, वहां पे P A इंटरसेक्शन B 0 था, वहां पे A इंटरसेक्शन B 5 था, A इंटरसेक्शन B 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, PA इंटू PB, A के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी इंटू B के हैपन होने की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अरे यस और नो, तो दोनों के एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, दोनों को अलग अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगी। ये तो लिख सकता हूं इसको, है ना, ये तो तब लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या बोलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर इंडिपेंडेंट है तो, अरे बात आ गई क्या समझ में। अच्छा तो अब जो फेमस फॉर्मूला है A यूनियन B वो क्या बन जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है ना। अब इसकी जगह क्या बन जाएगा, ध्यान देना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यानी यहाँ दोनों का सम और यहाँ दोनों का कसम नहीं प्रोडक्ट, तो यहाँ दोनों का सम और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट। अरे बात आएगी नहीं समझ में। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A यूनियन B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी वन या एटलीस्ट वन, A या B में से कम किसी एक के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को ही PA यूनियन B बोलते हैं। या तो A हैपन हो जाए या B हो जाए या दोनों ही हो जाए, उसको मतलब नहीं है, कम से कम एक तो जरूर हो। ये बात आएगी समझे।
मैं 2 जनों को बुलाऊं तो दोनों आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 1 जनों तो आवे। अरे बात क्लियर है क्या? तो ये होती है A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारी इंपॉर्टेंट इवेंट थी, अब इसके ज्यादा क्या पढ़ाऊंगा, समझ गए ना? अच्छा एक क्वेश्चन बोला था मैंने तुमसे पूछूंगा, है ना? तुमने ध्यान दिया क्या? दोनों में क्या डिफरेंस होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट। और कौन सी इवेंट हुई? इंडिपेंडेंट, है ना? मैंने क्या एग्जांपल लिया था दोनों में से बताओ? कॉइन तो लिया था, लेकिन इसमें केवल एक ही लिया था। और इसमें 2 ले थे। इसमें एक ही लिया था, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो जो भी इवेंट होंगी वो किसी न किसी सिंगल ट्रायल की होंगी, सिंगल एक्सपेरिमेंट की। ये किस पे निर्भर करती है? ओनली सिंगल एक्सपेरिमेंट पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल एक्सपेरिमेंट। क्या भाई? सिंगल एक्सपेरिमेंट की जितनी इवेंट होंगी तभी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन सकती है, सिंगल एक्सपेरिमेंट। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन सकती है क्या? अरे ऐसे ऐसी है, जल्दी से नहीं पता चलेगी हर किसी को, आती होगी लेकिन बताना नहीं आता होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सिंगल होता है। मैंने एक ही कॉइन लिया था लेकिन इसमें 2 कॉइन दिए थे, समझ गए ना? तो जब कोई सिंगल एक्सपेरिमेंट हो तो वहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, सिंगल एक्सपेरिमेंट। या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मिलेगी तो सिंगल एक्सपेरिमेंट में ही मिलेगी। जैसे एक्सपेरिमेंट डिफरेंट हुए वहां जरूरी नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिलेगी। क्या समझ गए ना? डेफिनेटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वहां जरूर मिलेगी जहां सिंगल एक्सपेरिमेंट हो, और इंडिपेंडेंट इवेंट जहां सिंगल ही एक्सपेरिमेंट हो वहां जरूरी नहीं। समझ गए ना? तो हमेशा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में ही इंडिपेंडेंट जो एक्सपेरिमेंट है डिफरेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगी। अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट करेगी, और जब एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट करने लग जाएगी तो इंडिपेंडेंट कहां होगी? तो इसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ब्लैक आना, दूसरा लेटा, सॉरी पहले वाले कॉइन में हेड, दूसरे वाले कॉइन में टेल। 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, कॉइन फर्स्ट और कॉइन सेकंड। समझ गए क्या? तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अरे बात क्लियर है क्या बोलो? ठीक है। अब भाई ये तो होगी तुम्हारी जितनी भी है सारी इवेंट होगी। अब तुम मेरे को एक बार ये बता दो और कोई इवेंट तुम्हें ध्यान है क्या? फिर मैं उसके बारे में थोड़ी सी, हाँ देखो कि भाई इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के, पहले वो हमें आने चाहिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले, है ना? तो पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ, ये जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब होता है एटलीस्ट A और B में से एटलीस्ट किसी एक का हैपन होना। इसे और क्या बोल सकते हैं? P ऑफ A प्लस B भी इसे बोल सकते हैं, ध्यान देना इसे। इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं जनरली बात कर रहा हूं, कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा। जनरली ये फॉर्मूला होता है। अब मैं तो बता भी सकता हूं ये क्यों होता है, कैसे होता है। कि मान लो कोई वेन डायग्राम है, क्या है? कोई वेन डायग्राम है ना, समझ लो क्या? अब इसके अंदर ये कोई इवेंट A है और ये हो गई इवेंट B। तो ये जो होगा ना, ये जो पोर्शन होगा, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन B। क्या बोलते हैं भाई? अब क्या है कि ये जो है ये टोटल A है। ये क्या है? टोटल A। ये पूरा रेड वाला क्या है? टोटल A। समझ गए क्या? तो ये हो गया टोटल A और उधर वाला हो गया टोटल B, और ये जो होगा ये क्या हो गया? टोटल B हो गया। तो रेड और ग्रीन एक साथ ही आ रहे हैं ना, तो देखो पूरा A जोड़ दिया, पूरा B ऐड कर दिया। ये जो पार्ट है 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया। पूरा A पूरा B और ये जो इंटरसेक्शन है ये 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दी। अरे समझ गए क्या? एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दी और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो तुमको दिख रहा है ना। और ये जो पूरा चौकोर सा बॉक्स दिख रहा है ये होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल भी थोड़ा काम में आएगा, समझ गए क्या? अरे ये सुनो, अब हमारे पास बात आती है, अच्छा यहां से इसका फॉर्मूला ये हो गया पहला, यहां से A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। A इंटरसेक्शन
बी का फॉर्मूला अपन निकालते हैं तो क्या जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। समझ गए क्या? अब तीसरा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओनली ए, किसी एक के ही हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ओनली ए। क्या बोल दिया मैंने? ओनली ए। तो ओनली ए कैसे आएगा भाई? देखो ये है तुम्हारा पूरा ए और ये है पूरा बी, मुझे निकालना है ओनली ए। क्या निकालना है? यानी ये केवल रेड वाला, ये तो दोनों थे बीच में तो ना, और मेरे को केवल ये रेड वाला ये निकालना है। समझ गए क्या? तो अपन क्या करेंगे, ये जो टोटल ए है और ये बी है, तो ए में से ये माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। पूरे ए में से क्या इंटरसेक्शन? टोटल ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे समझ गए क्या? तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ओनली ए के हैपन होने की। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, किसकी भाई? ओनली बी। तो ओनली बी के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात क्लियर है क्या? बोलो नहीं है समझ में? तो ये ओनली वाले हैं, ये है टोटल ए की, ये है ओनली ए की। टोटल ए में कुछ हिस्सा बी का भी शामिल होता है और ओनली ए में ओनली ए। अरे बात आ गई क्या समझ में? अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कौन से? डी मॉर्गन रूल। कौन से मॉर्गन? अब मैं ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा 11th में है, ठीक है ना? तो देखो भैया ये जो 3 स्टार फॉर्मूले है ना, तो डी मॉर्गन, कौन से भाई? डी मॉर्गन। तो डी मॉर्गन ने एक हमें फॉर्मूला दिया था, देखो डी मॉर्गन। तो इसने क्या बताया था? देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट के है, बी नोट की, ए के भी नहीं होने की और बी के भी नहीं होने की, ए के भी नहीं होने की एंड बी के भी नहीं होने की। इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, तो न तो ए के हैपन होने की न बी के हैपन होने की। समझ गए क्या? तो डी मॉर्गन ने मुझे बताया था कि भाई जो अलग अलग बार है वो एक साथ बार कर दो। बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। तो उसने बोला था कि अलग अलग बार एक साथ बार कर दो, अलग अलग बार और यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में बदल दो, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल दो। समझ गए क्या? अब हमें ये पता है 11th क्लास से कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश होता है। क्या होता है? और ए डैश कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे निकालेंगे। अरे समझ गए क्या बात? ये बोलो भाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 कितनी होती है? 1 ही होती होगी। किसी भी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और सबका समान होता होगा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस, ध्यान देना मेरी बात पे, कि भाई या तो इसे ऐसे लिखो, कैसे लिखो मेरी बात पे ध्यान देना, कि जो यूनिवर्सल है, क्या है? यूनिवर्सल, उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। अरे डी मॉर्गन ने तो क्यों लिखना है, बताया था, ये होता है बस। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? या फिर इसको डायरेक्ट पढ़ो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, आपने 10th क्लास में पढ़ा कि ए के हैपन होने की और ए के हैपन नहीं होने की, एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो 1 आती है। तो इस पे बार है और मेरे को तो ए यूनियन बी का होल बार चाहिए, तो क्या मैं इसे ऐसे निकाल सकता हूँ? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अरे ए यूनियन बी का बार और ए यूनियन बी का बिना बार, इस पे बार इस पे बार नहीं है, तो यहां से जब तुम पी ए का बार लाओगे 10th क्लास में, तो ऐसे तो बात नहीं थी। तो मैंने क्या किया? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अच्छा भाई, ए यूनियन बी कहां से लाओगे? वो रहा ऊपर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे तो लाओगे। तो ये तो सॉल्यूशन बताया मैंने कि भाई इसकी पूछेगा और तुम्हारे कड़ेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कड़ेस हो जाएगी। कि कैसे निकाले सर? ए की भी हैपन नहीं होने की, बी की भी हैपन नहीं होने की। तो डी मॉर्गन के पास जाओ, इसका इलाज डी मॉर्गन ने किया था कि मेरे को कोई इलाज ना। समझ आ गई?
इनमें इलाज मैं करे करूँ, पहले डी मॉर्गन करे करता हूँ, मेरे बाद में फिर कोई कल कोई और आएगा, है ना। तो देखो भाई, मेरे को कोई गाना याद हो गया, पुराना पूरा याद नहीं है, मैं बस वो थोड़ा सा ऐसी टून से याद आ रही है ना, कल कोई और आएंगे, पता नहीं कुछ भी होगा, ठीक है। तो समझ गए क्या? तो ए के भी हैपन नहीं होने की और बी के भी हैपन नहीं होने की। डी मॉर्गन ने क्या बोला था? अलग अलग बार एक साथ बार हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। अरे बात क्लियर क्या? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया, इसको ऐसे सोल्व करेंगे भाई साहब। तो डी मॉर्गन का एक तो पहला रूल है, अरे दूसरा रूल भी इसका ही भाई है, दूसरा रूल भी इसी का ही भाई है। मैं पड़ोस वाली चीजें माइनस क्या रफ कर दूं क्या? ठीक है ना, समझ गया ना? अब देखो तुम, अब क्या है कि उसने दूसरा रूल और दिया था, दूसरा रूल और दिया था ना। तो दूसरा रूल जो था वो क्या था, देखो। तो डी मॉर्गन का दूसरा रूल कि P ऑफ ए यूनियन, न तो ए के होने की न बी के, ना सॉरी यूनियन का मतलब ए या बी में से कम किसी एक के ना हैपन होने की, ए या बी में से कम किसी एक के, वहां तो दोनों के ही नहीं, ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, यहाँ यूनियन है। या तो ए हैपन नहीं होगी या बी हैपन नहीं होगी या दोनों ही हैपन नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट कोई एक तो पक्की नहीं होगी। एटलीस्ट ब्याह में कोई दो जना बुलाया, मेरे घर कोई प्रोग्राम या कि भी हो, मैंने किन्हीं दो जनों को ऑफर दिया, उनमें से पक्की बात है एक जना तो पक्का मना करेगा। क्यों सर, दोनों भी आ सकते? हाँ, दोनों ही मना कर सकते हैं भाई, ये नोट की है, ये नेगेटिव चीज है। एक तो पक्का मना करेगा, हो सकता है दोनों मना करते, दोनों ही बुलाया, ठीक है भाई, बांट दो और मिलेंगे कोई तुम्हारे भाई बहन, सुना आएगा। तो भाई ये इस मतलब कि ये क्या है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है क्या? तो ज्यादातर खैर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं ना, ये तो ये करते नहीं है ना। तो देखो ये वो तो क्या है कि एक भी आएगा वहां, तो न तो आएगा न भी आएगा, बेटा तो बैठा रहो। तो देखो ये इसका क्या आंसर होता है, डी मॉर्गन ने क्या बोला था, अलग अलग बार एक साथ बार ये, वो तो यह मान के चला को नहीं है। तो भाई ए यूनियन किसे बदल जाएगा, इंटरसेक्शन, किसे बदल जाएगा भाई, इंटरसेक्शन। और अलग अलग बार एक साथ बार हो जाता है, अलग अलग बार एक साथ बार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। इसे 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन भी, समझ गए क्या? बोल से इंटरसेक्शन कहां से लाएंगे, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, समझ गए क्या बात, बोलो। तो ये ऐसे निकालेंगे, तो ये तुम्हारे दूसरा डी मॉर्गन रूल है। तो डी मॉर्गन रूल जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ी देर के अंदर इन पे आपको फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, समझ गए क्या? तो ये जो दो डी मॉर्गन रूल होते हैं इन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान लगा के पढ़ना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें प्री नॉलेज होना चाहिए था इस चैप्टर में घुसने के लिए। तो अभी तक सारी बेसिक चीज थी, अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। और सुबह कितने बजे आए थे तुम, इतना टाइम हो चुका है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना, 11 बज गए। तो देखो वो मैच नहीं होती ना इस पे। तो देखो ये कर दो 11, अरे समझ गए, बोलो ठीक है। तो इतनी सारी बेसिक चीजें थी। अब अपन 13.1 के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, और अब मैं तुमको उसका वो बताता हूँ कि A/B है ना, वो क्या दे रखा था, वो जो ओवलिज जो था है ना, EF वगैरह। तो यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, है क्या? नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, अब 13.1 जो है, अब 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने वाली है। कोई भी 12th की थी वैसे तो ये, लेकिन 11th में सीखा जा सकता था ये, और सीखा जाता है। मैं तो 11th में पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हुए तुमको तो सारा है ना। अरे यहाँ तक पढ़ाए हुए सारे, वेन डायग्राम नहीं पढ़ाए हुए क्या? पढ़ाए हुए, यहाँ तक कराया हुआ मेरा 11th क्लास में, ठीक है ना। आप नोट्स उठा के देखोगे एक चीज भी अलग नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ाया वो, है ना। तू तो वीडियो नहीं बना रहा था ना, तो ज्यादा पढ़ाया था।
तो देखो भाई, वीडियो में बोल रहे थे, वीडियो में तो बड़ा तो अब हमारे पास में क्या है, देखो भाई, तो सबसे पहले 13.1 जो है क्या भाई, अब अपन इनके हिसाब से चलेंगे। हर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एवरी इंडिविजुअल एक्सरसाइज जो है वो तुम्हें अलग फॉर्मूला देगी, अलग कॉन्सेप्ट देगी कि ये क्वेश्चन इस तरीके के, ये क्वेश्चन इस तरीके के। तो पहली जो फॉर्म आई है 13.1 में वो है सीपी। क्या है? अरे सीपीसीबी नहीं, फिजिक्स वो वाला, वो केमिस्ट्री वाला सीपीसीबी नहीं, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो अब अपन पढ़ते हैं सीपी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ते हैं भाई? कंडीशनल। तो कंडीशंस अप्लाई है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये होती क्या है ना, प्रोबेबिलिटी। तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से तुमको समझा रहा हूं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी भाई? कंडीशनल। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पे थोड़ा ध्यान देना, सीपी है ना। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध बाउंडेशन, सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, यानी कि चॉइसेस है ना। तो देखो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक बार में दो इवेंट का कंपैरिजन किया जाता है। कितनी का? एक बार में दो का किया जा सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। और कंपैरिजन कम से कम दो चीजों के बीच में किया जा सकता है। जैसे कि अपन कोई नया मोबाइल लेते हैं तो पहले ही देखते हैं कि ओप्पो का सही है, वीवो का सही है। बाइक लेते हैं है ना, तो हम पहले कंपेयर करते हैं कि आप कौन सा बेस्ट रहेगा। गाड़ी लेते हैं तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम दो की तो जरूर। अरे बात क्लियर है, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंपेयर करने के लिए दो तो एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना। तो कंपेयर करते हैं इंसानों के बीच में करो कि कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन ज्यादा अच्छा है, टीचर वो चीज है, कोई भी चीज हो, कंपेयर करने के लिए दो चीजें चाहिए, है ना। तो देखो भाई, तो सप्रतिबंध प्रायिकता वो होती क्या है? देखो भाई, इसका क्या बेसिक है, हमारे पास दो चीजें होंगी कंपेयर करने के लिए। मान लो एक चीज तो है ए, क्या है, और एक चीज है बी। ए ऐसी इवेंट है, इधर आंदो, मैं इसको मेरी लैंग्वेज में क्या कहता हूं? मैं इसको मेरी लैंग्वेज में अननोन इवेंट कहता हूं। बुक की लैंग्वेज नहीं बता रहा, मैं मेरी लैंग्वेज बता रहा हूं। स्पेलिंग कर ये क्या है ना, इतने सारे हैं नोन तो इसके अंदर। तो अननोन क्या हो गया? अननोन इवेंट, ऐसी इवेंट जिसके बारे में हमें नहीं पता, फिलहाल हमें नहीं पता, अननोन इवेंट हो गई। और इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, तो ये नोन है जिसे हम जानते हैं नोन इवेंट। कौन सी इवेंट? ये मैंने मेरी लैंग्वेज लिखी है, तुमको एज इट इज नोट्स ये लिखना है। तो यानी कि तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर फीलिंग आएगी दो। एक फीलिंग तो ये आएगी, अरे हाँ इसके बारे में तो गिवन है, यानी कि तो नॉन इवेंट वाला लॉजिक है। अरे यार ये तो पूछिए तो पता नहीं, यानी ये अननोन इवेंट वाला है। मतलब क्वेश्चन में दो चीज ढूंढनी है, या फिर तुम्हें दो चीज मिलेंगी, या फिर तुम्हें दो चीजों की फीलिंग आएगी। इसके बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में पता है, गिवन चीजें निकाल सकते हैं, इसके बारे में तो पूछा है मतलब नहीं पता। तो या तो दो फीलिंग आएंगी या दो चीज मिलेंगी। अरे यस और नो। तो कहने का मतलब है, एक तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी अननोन इवेंट की और एक नॉन इवेंट की, एक अननोन इवेंट की और एक नॉन इवेंट की। अब बुक की लैंग्वेज बताता हूं मैं, है ना। तो ए जो है वो ऐसी इवेंट जिसके बारे में पूछा गया हो। किसके बारे में? जिसके बारे में, ऐसी इवेंट जिसके बारे में पूछा गया। तो ऐसी कोई ऐसी घटना, ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने पी लगाया नहीं, ऐसी घटना जो पूछी जाएगी। क्या जाएगी रे? मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं बिना फॉर्मूलों की शक्ल देख के, एक लाइन में आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही 13.1 का। उसका लॉजिक है मेरे पास में ना, थोड़ी देर में बताऊंगा, देखना नहीं है ना। आपको करना ही नहीं कुछ, लेकिन एग्जाम में से करना पड़ेगा प्रोसेस में। अपन एक लाइन में सीख सकते हैं, एक लाइन में। ऐसी घटना जो पूछी जाएगी, घटना जो होती है वो फीमेल होती है ना, पूछी जाएगी। तो अननोन इवेंट जिसके जो अननोन इवेंट जो पूछी जाएगी, और नॉन इवेंट जो पहले ही हैपन हो चुकी, एन इवेंट विच हैज हैपन ऑलरेडी। तो ऐसी इवेंट विच हैज हैपेंड। अरे सेकंड फॉर्म में आएगी क्या?
which has happened already, सही लिखा है मैंने। यस। तो जो पहले हो चुकी है, तो जो हो चुका उसका क्या करना, तो जो घटना घटित हो चुकी, जो हो चुकी है, समझ गए क्या, उसे क्या बोलेंगे, नॉन इवेंट, और इसे क्या बोलेंगे, अननोन इवेंट। अरे बात क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब समझो इसका फॉर्मूला, जो एक सबसे बड़ा लॉजिकल मैथ्स के अंदर किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी भी लेवल का मतलब 10th मैथ, जनरल मैथ, कंपटीशन मैथ, जैसे बोलते हैं ना कि राम शाम से 100 रुपए फालतू कमाता है, इतने कमाता है, तो उसका कितना परसेंटेज होगा, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, जो भी चीज पूछी जाती है वो न्यूमरेटर में होती है, ऊपर होती है, जो भी चीज पूछी जाती है वो कहाँ होती है, ऊपर, कि राम शाम से कितने रुपए फालतू कमाता है, राम शाम से कितने कमाता है, तो किसके बारे में पूछा है, राम, तो राम की जो पैसे जो भी जो होगी वो ऊपर आएगी, तो जो भी चीज पूछी जाती है वो कहाँ आती है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो कौन पूछी गई यहाँ पे, अननोन इवेंट ए, तो ए अपॉन बी, इसे क्या पढ़ते हैं, ए अपॉन बी, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसका लॉजिक बता रहा हूं मैं, कि जैसे P ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले से हो चुकी है उसे क्या फाइंड करना, जो पूछे वो करो। तो ए अपॉन बी को कैसे रीड करते हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है, ए अपॉन बी हमसे ऐसे पूछे कि पी ऑफ ए अपॉन बी बताओ, क्या पूछ रहे, इसका मतलब उसने पूछा है ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ जब बी हो चुकी, इसका मतलब ए के घटित होने की, केवल ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ, इसका मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता बताओ जब बी हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, बी हो चुकी तब ए की, इसका मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बताओ इसको तुम बताना मेरे को ना, क्वेश्चन का जवाब देना मेरे को, कि भाई ऊपर लिख दूं बी अपॉन ए, कैसे करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज हैपेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, अरे जो ऊपर होता है वो अननोन होती है, जो अननोन है वो ऊपर ध्यान दो, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखाया, मैं समझा रहा हूं भाई, इसका फॉर्मूला लिखाया नहीं मैंने, ये 13.1 में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए अब नीचे ना, तो ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोलो भाई। तो देखो दोनों में फर्क है, ए अपॉन बी और बी अपॉन ए में। तो ए अपॉन बी का मतलब ए के हैपन होने की जब बी हो चुकी, बी के हैपन होने की जब ए हो चुकी, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कोई जनरल एग्जाम्पल दूं, मान लो कि बहुत ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल, कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें ना, किसी परिवार में 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे है ना, अभी ताजे हुआ है दूसरा बच्चा, तो मान लो कि अच्छा पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटीज, एक मिनट रुको, कि पहले अच्छा हमें पहले से पता है कि लड़का हो चुका, क्या हो चुका, लड़का हो चुका, तो इवेंट मान लो कि बी है कि लड़का हो चुका, इवेंट बी क्या है, लड़का हो चुका, कि जो पहला बच्चा था वो लड़का था, तो फर्स्ट बेबी इज बॉय, अरे यस और नो, तो पहला जो लड़का था वो क्या था, बॉय था। तो मेरे को बताओ कि अब जो दूसरा बच्चा है वो लड़की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो बी हो चुकी यानी कि लड़का हो चुका है, हमसे पूछा क्या है कि अब जो दूसरा बच्चा है वो लड़की ही है, बात है क्या समझे। वो सर कैसे, देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, बी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है बड़ा बच्चा, तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, पहला लड़का बच्चा हो, बॉय हो, दूसरी लड़की हो, एक दोनों एक साथ होगी, समझ लो क्या। अच्छा भाई, अरे 2 कोई उछालेंगे तो 2 का जोड़ा ऐसे आता है, बीच में कॉमा 2 के बाद में आती है। अच्छा हो सकता है पहला बॉय दूसरा ही बॉय, हो सकता है पहली गर्ल दूसरी गर्ल, हो सकता है पहली गर्ल दूसरा बॉय। क्या इन 4 के अलावा कोई और केस है, रुको तो एक मिनट, क्या इन 4 के अलावा कोई और केस, सैंपल स्पेस है, इनका थोड़ा है,
सैंपल स्पेस है ये। मैंने बोला टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 4। पहला लड़का फिर लड़की, पहला लड़का फिर लड़का, पहली लड़की दूसरी भी लड़की, पहली लड़की फिर लड़का हुआ, 4 पॉसिबल है, टोटल क्या है 4। अब बात आती इनकी, बी हो चुकी, क्या हो चुका, पहला लड़का, यानी कि या तो ये या ये, क्या हो चुका, ये पहला लड़का। केवल ये 2 ही केस है जिसमें पहला लड़का है, ये तो हटा दो। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, आंसर आएगा भी थोड़ी देर में, और तुम फिर आंसर वैसे देना बेसिक से। अभी देखो तुम, लड़का हो चुका केवल ये 2 केस है, क्या लड़का हो चुका केवल ये 2 ही केस है, टोटल कितने 2 ही केसेस में लड़का हो चुका। किसकी पूछी है कि पहला लड़का हो चुका, तो जो दूसरा बच्चा है वो लड़की हो, क्या हो, केवल एक ही केस मिला, 1/2 आंसर आएगा। वो भी तो दूसरी लड़की, अरे तो उसमें पहला लड़का नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और किसे बोलते हैं, अरे जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें कंडीशन हो, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन कौन सी अप्लाई हो चुकी, पहला लड़का है, अब दूसरा हो उसके परिवार में जाके देख के आओ, या फिर मैं खड़े खड़े प्रोबेबिलिटी निकालू। पहला तो यार पहले छोड़ो तो ये लड़की हुई है, कंडीशन बनी हुई है कि पहले लड़का हो चुका, अब लड़का हो चुका, अब लड़की होने की प्रोबेबिलिटी। अरे मेरे को पता है कि लड़का भी हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, तो टोटल है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ उसकी, कि पहला लड़का हो चुका तो दूसरी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 50 आई 1/2। मैं ऐसे थोड़ा बोलूं लड़की 100% होगी, वो तो ये है टोटल पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहले लड़का हो ही चुका है तो ये दो तो हट ही गए, ये दो तो हट ही गए। अरे बात तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है और उसका ढंग से निकालेंगे, मैंने देखते आंसर बता दिया कंपटीशन एग्जाम में। अरे बात कोई दिक्कत है क्या, ऐसा इसका लॉजिक क्या है बताऊं क्या, अरे इधर ध्यान दो तुम, बाद में बताता हूं तुम्हारी लॉजिक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी यही, तो कंडीशन क्या होती है, जिसमें एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है कि पहला लड़का हो चुका तो अब दूसरा बच्चा लड़की है, तो लड़का हो चुका तो एक ये देखिए 2, तो दूसरा जो बच्चा वो लड़की होगी, ये दूसरे नंबर पे बैठी, तो ऐसा केवल एक केस है, ये तो पहले आउट हो चुके थे। चलो इन 1/2 नहीं आएगा समझ, बोलो भाई यस और नो, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके करेंगे अपन इसका करेंगे फॉर्मूला, अब बनाऊंगा फॉर्मूला तो मैं तुम्हारे लिए लव कर दूं क्या, वो सर ये इतना समझे है, बिना समझे डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, तो देखो ये फॉर्मूला इसको लव कर दूं, ठीक है ना। और अब इसका फॉर्मूला देखो भी A/B और B/A का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है ना, तो पहला फॉर्मूला देखो, तो P/A/B का इसका मतलब तो ये रहा, और इसका फॉर्मूला ये रहा, P/A इंटरसेक्शन B, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे B है तो B की टोटल, तो P/A इंटरसेक्शन B/PB। अरे तो अपन सीख क्या आ चुके हैं, जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। अभी 10th क्लास वाले लॉजिक थोड़ा समझाऊं दोबारा, अरे समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, दोबारा ध्यान दो कि यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर तो दोनों का, और नीचे B है तो B। अच्छा B/A का फॉर्मूला बताओ, PB/A का, अब A हो चुकी तो P/B इंटरसेक्शन, अच्छा B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B एक ही बात होता है, अपॉन में P/A। ये बात क्लियर है क्या, बोलो। अच्छा भाई कोई मेरे से ऐसे पूछ ले, A एंड B के हैपन होने की, जब C हो चुकी, A एंड B के हैपन होने की, अब ये ऐसे में लड़का भी होगा लड़की भी होगी एक साथ, फिर तीसरी पार्टी होगी ये दूसरा कोई और एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें 3 इवेंट है। तो A एंड B के हैपन होने की जब C हो चुकी, ये बताओ, अरे B ऊपर तो ऊपर और नीचे वालों का इंटरसेक्शन, ऊपर और नीचे वालों का देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन और नीचे पहले से पता है। ऐसे कितने फॉर्मूले बना लो चीजें, P/A यूनियन B के हैपन होने की जब C हो चुकी, बताओ भाई, P/A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन में ध्यान देना, ये वाला अलग है, ऊपर वाला तो ऊपर वाले के अलग बॉक्स, ऊपर वाला यूनियन इंटरसेक्शन नीचे वाला अपॉन C, सॉरी अलग से C, ये तो ऊपर वाला और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ऐसे कितने फॉर्मूले बना लो, अरे ये सुन लो, तो ये सभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, किसके फॉर्मूले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अच्छा रुको 1 मिनट, ये मदद कर दूं क्या, अब मान लो ऐसे गिवन आ जाए, ये ढंग से पढ़ लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़िया समझाई मैंने तो तुम लोगों को,
तो मैंने तो समझा, ये मेरे को तो अच्छी लगेगी, तुम्हारे आए चीना ये तो तुम्हारी बात है ना। अब तुम्हें कैसी समझ में आई, मेरे को जैसी आती थी वैसे मैंने समझा दी, मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मान लो मेरे को आता हो, सी बात है ना। तो देखो ये अब अपन बात करेंगे, अगर ए और बी मान लो, पांचवा केस, ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है? अब ये सब केस ध्यान रखने पड़ेंगे म्यूचुअली। अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, सुबह लगे थे पौने 10 बजे पढ़ाने, मैंने कल का भी था बात। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये तुम्हें अब धीरे धीरे याद रखनी पड़ेगी। अरे हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, परस्पर अपवर्ती घटना है, बताओ इसका फॉर्मूला। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में P ऑफ बी होता है, लेकिन ये तो जीरो, ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा जीरो, तो P ऑफ बी यानी कि जीरो। तो जब बी हो चुकी होगी तो ए के हैपन होने की जीरो आएगी, हो ही नहीं सकती। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बी हो ही चुकी होगी तो ए की आएगी नहीं, समझ गए ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा मान लो, अब देखो भाई, अब हम अगर छठी बात, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो लगा दी क्या? वो तेरा भला जब इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। इससे मेरे एक बात याद आ गई, वो आजकल स्पोकन इंग्लिश वाली क्लास 4-5 लेडीज जो उनको कोई नोटिस वगैरह मिला हुआ तो उनको इंग्लिश में थोड़ी सुधारती है। हमारी तो वैसे भी अच्छी है, तो वैसे कोई नहीं है। ठीक है। तो भाई अच्छा, मैंने एक दिन उस दिन बोला था कि भाई मैं मेरे को सुना, हाँ अरे इन सब को इनको बोल दो गाड़ी है, सुना किसी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्या हुआ कि उनको एक ये लिखना था कि जैसे बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाए तो कोई नोट लिख के लाना, लेडीज टीचर को बोला गया था। तो हम स्टाफ रूम में बैठे और सब लिख के गए, है ना। तो वहां मतलब कि किसी ने सुना कि कोई पिकनिक मनाने वहां आ गए, तो हमने बच्चों को ये दिया, इंग्लिश में बोल दिया पूरा, ये गए पानी की बोतल लाए, घर वालों से ऐसे पूछे कर करके। फिर वो अर्चना मैम उन्होंने पूछा, अच्छा मतलब कि जब हम घूमने जा रहे हैं तो इसमें वो तो मेंशन नहीं किया कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैडम ने पंचवटी, तो अब वही पंचवटी मैंने कहा, थोड़ी देर बाद में ऐसे नहीं पूछ लेंगे पंचवटी की स्पेलिंग बताओ, तो मैडम ऐसे बोल दी कि गोवा गए थे, गोवा। है ना। तो एक डायलॉग ने क्या बोलो, अरे तुम कहाँ रहते हो? तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग उसे मैं तो गोवा रहता हूँ। तिरुवनंतपुरम की कौन सी स्पेलिंग बताएगा, है ना। तो जैसे ही मैडम ने बोला ना, मैडम आपने ये तो नहीं बताया कैसे बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे, आपने पूरा आर्टिकल सुना दिया कि कहाँ। फिर मैडम बोला पंचवटी घूमने गए। तो मेरे ये डायलॉग याद आ गया, मान मैडम से वैसे पूछ ले पंचवटी की स्पेलिंग, अरे मैम गोवा गए थे, है ना। तो देखो भाई। हाँ, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, कौन सी इवेंट हो? इंडिपेंडेंट इवेंट। हम मेरे से कोई पूछता मैं तो खतरनाक ही नाम लेता कोई, क्या बोलते सर आप? अभी सोचा नहीं ना, किसी ने पूछे, कोई पूछे तो सोचूं, है ना। तो देखो भाई, अब किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ घूमने चले, तो मतलब कैसे। तो देखो ये ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ये डिपेंड करता है, ये मान ले पैसा पासा भी होना चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए। ऐसे तो सर लंदन बोलते। ओहो लंदन। तो देखो भाई, फिर भी कुछ तो सेटिस्फाई करें, है ना। मैथ्स में ऐसी बात नहीं है कभी भी, है ना। मैथ सेज दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, है ना। मैथ कहती है प्रॉब्लम का एक समाधान है, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट, कौन सी इवेंट भाई? मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट होती तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये होता, ये तो पहले भी होता। अब क्या होता? ए इंटरसेक्शन बी होता पी ए इंटू पी बी अपॉन में पी बी, और पी बी से पी बी कट गया, यानी कि तुमने क्या देखा, जादू हो गया। तो अरे जादू हो गया, नहीं हो गया। पी ए अपॉन बी क्या आ गया भाई? पी ऑफ ए के इक्वल आ गई। तो ए के हैपन होने की वेन बी हो चुकी, अरे मैंने क्या मतलब है बी हो चुकी, अरे इंडिपेंडेंट है तो ए को क्या मतलब है कि बी हैपन हो चुकी, समझ रहे हो बात। जब बी हैपन हो चुकी है तो ए को क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने के इक्वल आएगी पी ऑफ ए के। अरे ये सोनो, तो ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6। अब 7वीं बात, इतने सारे फॉर्मूले है ना। तो देखो 7वीं बात और बता देता हूँ, है ना। तो देखो अब यहां से तुम्हें ये दे दे पी ऑफ बी की पूछ सकता है,
अरे पी ऑफ बी की कैसे निकालोगे जब तुम्हें क्वेश्चन में ये दे दिया ये दे दिया, तो पी ऑफ बी की तो पी ऑफ बी उधर आ जाएगा और ये अपोन में आ जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपोन में पी ऑफ ए अपॉन बी, इन सब की हेल्प लेंगे, आगे यही क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का पक्का आएगा 13.1 में कोई रोक नहीं सकता, पक्का डेफिनेटली। अरे समझ गए क्या, ये यहीं से बना है, कहां से बना है, यहां से, समझ गए ना, ये इधर आ गया उधर आ गया। अच्छा भाई यहां से ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम लोग क्या ध्यान दोगे, सर वो फ्री स्पेस वाला आ गया, आई गया क्या, थोड़ा बहुत भी नहीं चल है, रहा है क्या वीडियो तो? ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले, तुमसे क्या पूछ ले, तो तुम तो वो लगाओगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस, ये दिए इनकी हेल्प से, तो पी ऑफ ए अपॉन बी इंटू पी ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे की एक्सरसाइज में, आगे की 8 का फॉर्मूला, कि यहां बी ऊपर बी, समझ गए क्या। तो ये 8 फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। एक बार